प्रिझम में क्या था? नहीं डायरेक्ट फॉर्मूले सांगा. फॉर बँडविड्थ क्या था? वेरी गुड. उसके बाद में लॉयड्स मिरर में बर. देन थीन फिल्म से अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर इक्वल्स टू एन लैम्डा फॉर कब अगर रिफ्लेक्टेड सिस्टम है तो ठीक है, एंड 2n -1 इंटू लैम्डा बाई 2 फॉर कंस्ट्रक्टिव कब अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो, एंड ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए होगा तो n लैम्डा फॉर एंड 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2 फॉर डिस्ट्रक्टिव. ठीक है ना. एट द एंड देखा था न्यूटन्स रिंग को. क्या होती है न्यूटन्स रिंग? प्लेन ग्लास स्लैब प्लानो कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा. एक एयर फिल्म की अपर सरफेस, दूसरा एयर फिल्म का लोअर सरफेस. ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस बनेगा 2t, लेकिन फेज डिफरेंस ऑकर होता है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव के लिए 2t इक्वल्स टू 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2, डिस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा. ठीक है. देन रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग, देन वेवलेंथ फ्रॉम न्यूटन्स रिंग, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वेरी गुड. ठीक है, सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? डिफ्रैक्शन मतलब राइट डाउन बेंडिंग ऑफ light, bending of light around edges, bending of light around edges or sharp corners, sharp corners of an obstacle, sharp corners of an obstacle, and entering into the region of geometrical shadow. Entering into the region of geometrical shadow. Geometrical shadow सावली. ठीक है, क्या होता है डिफ्रैक्शन? बोर्ड पे ध्यान दो. सपोज ये स्क्रीन है, यहाँ पे अगर हमने लाइट का एक सोर्स रखा है, तो कंडीशन क्या है कि ये लाइट के सोर्स से जो भी लाइट रे निकलेंगे, अगर ये लाइट रे इस तरह से स्क्रीन के ऊपर आके इंसिडेंट होते हैं तो ये पूरी की पूरी स्क्रीन को इल्यूमिनेट करेंगे. समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इस लाइट रे के पाथ में सपोज यहाँ पे हमने एक ऑब्स्टैकल प्लेस किया, ये ऑब्स्टैकल है, तो ये ऑब्स्टैकल की वजह से ये जो लाइट रे आगे पास ही नहीं होंगे. इसका मतलब ये जो पोर्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से लाइट रे निकलेगा, ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ से लाइट रे निकलेगा, यहाँ तक जाएगा, तो ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है इसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल शैडो. ये ज्योमेट्रिकल शैडो क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे लाइट ही नहीं आ रहा है. लाइट नहीं होगा मतलब क्या होगा? शैडो होगी. समझ में आ रहा है ना? तो ये रीजन इतना होना चाहिए प्रैक्टिकली, लेकिन लाइट क्या करता है, ये ऑब्स्टेकल के एज पे या फिर शार्प कॉर्नर के एंड पे इस बिहेवियर को चेंज करके स्लाइटली बेंड होके ये ज्योमेट्रिकल शैडो के रीजन में एंटर करता है, एंड ये वाली रीजन जो ज्योमेट्रिकल शैडो की होनी चाहिए ये भी इल्यूमिनेट होती है. ठीक है, मतलब लाइट की क्या हो गई? बेंडिंग हो गई. यही बेंडिंग अगर मीडियम की चेंज होने से होती तो रिफ्रैक्शन बनता. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है क्या? नहीं. क्या हो रहा है? यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल आ रहा है लाइट के पाथ पे, तो लाइट उस एंड के ऊपर आने के बाद बेंड हो रहा है. तो ये जो बेंडिंग का फेनोमेनन है इसको हम बोलेंगे एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. या फिर सेम केस है, एक स्क्रीन हमने प्लेस की है एंड ये स्क्रीन के सामने इस तरह का एक एपर्चर हमने रखा है. एपर्चर मतलब एक स्लिट है, एंड ये सर्कुलर एपर्चर मतलब उसकी ओपनिंग है, इसके बिहाइंड एक लाइट का सोर्स है.
तो जो लाइट रे यहाँ से निकल के यहाँ पे इंसिडेंट होंगे एंड ये लाइट रे यहाँ से निकल के इंसिडेंट होंगे, तो इतना ही पार्ट स्क्रीन का जो है वो इल्यूमिनेट होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली लाइट रे क्या करते हैं, ये एपर्चर के एंड में आने के बाद यहाँ से थोड़ा सा बेंड होके इस रीजन में एंटर करते हैं, यहाँ पे बेंड होके इस रीजन में एंटर करते हैं। मतलब ये वाली रीजन प्रैक्टिकली ज्योमेट्रिकल शैडो वाली चाहिए थी, अब यहाँ पे लाइट आ गया मतलब इल्यूमिनेट हो गई। तो इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं एज ए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, राइट ऑन नेक्स्ट पॉइंट, डायग्राम ड्रॉ करूंगा आप। इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारी बातें सेम एज दैट ऑफ इंटरफेरेंस रहेगी, मैक्सिमा मिनिमा फॉर्म होगी। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एजेस और शार्प कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल एंड एंटरिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, ये बनेगा डिफ्रैक्शन। तो ऊपर की केस में ऑब्स्टेकल रखा था, नीचे की केस में एपर्चर रखा है। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल या फिर एपर्चर पे इंसिडेंट होने के बाद लाइट क्या होती है, बेंड होती है एंड ज्योमेट्रिकल शैडो के रीजन में एंटर करती है, तो ये फिनोमेनन को बोलेंगे डिफ्रैक्शन। हो गया डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्रैक्शन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड बाय ग्रिमाल्डी, साइंटिस्ट था। 1665 में इसने सबसे पहले ये फिनोमेनन ऑब्जर्व किया था। ठीक है, बट प्रैक्टिकली इसको एक्सप्लेन किया था बाय फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर ने। theoretically explained by Fresnel and Fraunhofer. Observed by Grimaldi, Grimaldi, and theoretically explained by Fresnel and Fraunhofer. Fresnel and Fraunhofer, Fraunhofer, फ्रेस्नल एंड फ्राउनहोफर। ठीक है, दोनों ने एक्सप्लेन किया था। तो देखो बेसिकली डिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है समझ में आ रहा है। लाइट इंसिडेंट होगी किसके ऊपर, एक तो एपर्चर के ऊपर, नहीं तो ऑब्स्टेकल के ऊपर। तो लाइट की क्या होती है, बेंडिंग होती है। लाइट की क्या होती है, बेंडिंग होती है। बट इस फेनोमेनन के लिए कंडीशन होती है, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, for diffraction to be occur, size of obstacle must be comparable to that of wavelength of light. जो ऑब्स्टेकल रहेगा उसकी साइज कंपेरेबल टू दैट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट चाहिए। साइज ऑफ ऑब्स्टेकल मस्ट बी कंपेरेबल टू दैट ऑफ वेवलेंथ। अब डिफ्रैक्शन जो है, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल टाइप ऑफ वेव्स। कोई भी वेव है, फिर वो मैकेनिकल है, लॉन्जिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है, लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हर एक वेव की केस में ये जो डिफ्रैक्शन है ये ऑब्जर्व होता है, ये ऑकर होता है। लेकिन प्रैक्टिकल केस क्या है कि लाइट की वेवलेंथ, जो विजिबल लाइट हम कंसीडर करते हैं, कितनी होती है, इन द रेंज ऑफ, मतलब इन द रेंज ऑफ 10 to the power -7 मीटर। 5000 एंगस्ट्रॉम लेंगे तो मीटर में कितना होगा, 5 × 10 to the power। लेकिन इतनी छोटी ऑब्स्टेकल की मतलब कोई भी एग्जिस्टेंस नेचर में होता ही नहीं, इसलिए लाइट का डिफ्रैक्शन हम नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इसलिए हम कंसीडर करते कि लाइट कहाँ पे ट्रैवल करता है, अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। बट उसके अगेंस्ट जो साउंड वेव होता है या फिर जो माइक्रोवेव होता है, रेडियो वेव होता है, तो उनकी वेवलेंथ जो है इसके वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए डिफ्रैक्शन हम वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। लेकिन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ये फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर ने लाइट का भी डिफ्रैक्शन स्टडी किया था। क्लियर है। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। जो ऑब्जर्वेशन था उसके अकॉर्डिंग डिफ्रैक्शन के 2 टाइप्स होंगे। फर्स्ट वन, फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, अब ये फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन में क्या था, राइट डाउन, इन फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन
source of light and screen and screen are placed at finite distance. Source of light and screen are placed at finite distance. एंड अगर सोर्स अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो वेव फ्रंट कौन सी होगी? स्पेरिकल वेव फ्रंट. हेंस स्पेरिकल वेव फ्रंट इज यूज्ड. Spherical wavefront is used to observe. Spherical wavefront is used to observe Fresnel's diffraction. वही केस जब फ्रॉनहोफर में आती है तो वहां पे क्या होगा? देखो फ्रेस्नेल नाम छोटा था इसलिए डिस्टेंस फाइनाइट, फ्रॉनहोफर बड़ा इसलिए डिस्टेंस इनफाइनाइट. क्या इनफाइनाइट? दोनों भी. ठीक है. इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन सोर्स एंड स्क्रीन बोथ आर प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. बोथ आर प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. एंड अगर सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट. हेंस वेव फ्रंट यूज्ड इज प्लेन वेव फ्रंट. इसलिए क्या होता है, हमें यहाँ पे दो लेंसेज प्लेस करनी पड़ती है टू ऑब्जर्व फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट रे यहाँ पे इन्फिनिटी से आएंगे तो उनको स्क्रीन के ऊपर फोकस करना है. ठीक है. तो L1 एंड L2 इस तरह की दो लेंसेज प्लेस की थी बाय फ्रॉनहोफर टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन पैटर्न. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लाइट रे आ रहे हैं इन्फिनिटी से आएंगे, सोर्स इन्फिनिटी पे था, तो उसके बाद में फर्स्ट लेंस के बाद में हम यहाँ पे एक अपर्चर प्लेस करेंगे, मतलब एक स्लिट होगी, ओपनिंग होगी, जिसमें से लाइट क्या करेगा? एंटर करेगा ये L2 के ऊपर. एंड L2 के ऊपर एंटर करने के बाद यहाँ पे ये अनडिवेटेड जाएगा, इसका डिवेशन होगा, इसका डिवेशन होगा, एंड इस तरह से हमें यहाँ पे वेरियस पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे लाइट की जो इंटेंसिटी है वो अल्टरनेट मैक्सिमम एंड मिनिमम होगी एज दैट ऑफ इंटरफेरेंस. जो इंटरफेरेंस में हमने देखी थी उस तरह से ये लाइट की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम रहेगी. ठीक है. ये सेंट्रल मैक्सिमम, उसके बाद में फर्स्ट मिनिमम, ये सेकंड मिनिमम, इस तरह के डिफरेंट इंटेंसिटी की जो फ्रिंज विड्थ है हमें यहाँ पे ऑब्जर्व होगी. मतलब इंटरफेरेंस में क्या होता है? इक्वल इंटेंसिटी होती है, इक्वल विड्थ होती है. यहाँ पे क्या होता है? विड्थ तो इक्वल रहेगी एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक, लेकिन इंटेंसिटी क्या होगी? वेरी होगी. ठीक है. बस यहाँ पे कंडीशन क्या होती है? ये एंगुलर पैटर्न में हम ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए जो साइन थीटा होगा वो बनेगा n लैम्बडा अपॉन a फॉर मिनिमा, एंड जो साइन थीटा होगा ये बनेगा 2n प्लस 1 इंटू लैम्बडा अपॉन 2a. किसके लिए? फॉर मैक्सिमा. मतलब इंटरफेरेंस में हम उसको x के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, डिफ्रैक्शन में हम इसको एंगुलर फ्रिंज, एंगुलर विड्थ के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. तो सिर्फ क्या है? मिनिमा मैक्सिमा की कंडीशन रिवर्स होती है इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न. ठीक है. एंड ये जो पैटर्न हम एक्चुअल स्क्रीन पे ऑब्जर्व करते हैं, तो स्क्रीन पे ये डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें इस तरह से दिखता है. सेंटर में जो मैक्सिमा रहेगी उसकी विड्थ सबसे ज़्यादा रहेगी, हाईएस्ट. उसके बाद में मिनिमा आएगी, देन उसके बाद में ये सेकेंडरी मैक्सिमा होगा, उसके बाद में मिनिमा, अगेन ये सेकेंडरी मैक्सिमम. इस तरह से ये पैटर्न दिखेगा. इंटेंसिटी अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफिकली इस तरह का नेचर हमें यहाँ पे मिलता है फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न. इंटरफरन्स फक्त वर्टिकल ड्रॉ केला होता, डिफ्रॅक्शन हॉरिझॉन्टल ड्रॉ केला आहे. का बरं? कारण मला इंटेंसिटीचा ग्राफ ड्रॉ करायचा होता. ठीक है. एंड यहाँ पे जो हाईएस्ट इंटेंसिटी वाला रीजन दिख रहा है इसको बोला जाता है सेंट्रल मैक्सिमम. क्या होता है ये? सेंट्रल मैक्सिमम. एंड इसके बाद में जो आएंगे वो कौन बनेंगे? सेकेंडरी मिनिमम, सेकेंडरी मैक्सिमम. राइट डाउन. A, very good question.
असे क्वेश्चन विचारायचं बेटर, तू लगेच आन्सर सांगायचं. तू विचारते 2+1 ला 3 का म्हटले. ये जो स्लिट हमने ली थी, ये स्लिट की विड्थ है ए. ए मतलब क्या, विड्थ ऑफ स्लिट. मतलब इंटरफेरेंस में क्या होता था, सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेस, बट डिफ्रैक्शन के लिए कितने सोर्स रिक्वायर्ड है, ओनली वन. तो जो स्लिट हम रखेंगे उसका एपर्चर मतलब उसकी वेव ओपनिंग की जो विड्थ है वो रिप्रेजेंट करेगा ए. ठीक है, बाकी बातें सिमिलर रहेगी. वहाँ पे फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था इंटरफेरेंस में, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. यहाँ पे क्या होगा, वेरी गुड, लैम्बडा कैपिटल डी. डी रिप्लेस्ड बाय ए है तो ये बनेगा लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन ए. ठीक है, विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न या फिर फ्रिंज विड्थ इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न गिवन बाय लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन ए. काय, हां तुला हाच प्रश्न आहे ना. चला नेक्स्ट पॉईंट. तुम्ही तेच 10वीत आल्यानंतर विचारता ए फॉर ॲपल का बरं होतं, काय सांगू आता. किती लोकांना प्रश्न पडला, पहिल्या लेन्समधून लाईट रे डेव्हिएट का नाही झाले, दुसऱ्या लेन्समधून झाले. हा प्रश्न पडला, ॲन्सर सांगू नका, फक्त हा क्वेश्चन आला डोक्यामध्ये. असे किती लोक आहेत, कळालं कसं आलं ते, तुम्ही विचार करा बाळांनो दोघं पण त्याच्यावर. ठीक आहे, नेक्स्ट. मिनिमा म्हणजे कोण, हे मिनिमम इंटेन्सिटीचा पॉईंट म्हणजे हा इथला गॅप. मॅक्झिमा म्हणजे कोण, जिथं लाईट आला होता म्हणजे हा मॅक्झिमा. नेक्स्ट, ही लिहिलं का, बीटा इक्वल्स टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन ए. उसके बाद स्टार मार्क करके लिखो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज डबल एज कंपेयर टू अदर फ्रिंज विड्थ. मतलब जो बाकी फ्रिंज विड्थ होती है बीटा इक्वल्स टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन ए, तो सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ हर बार क्या होती है, इससे डबल होती है. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. इंटरफेरेंस में क्या है, सबकी बैंड विड्थ सेम होती है फ्रिंज विड्थ. यहाँ पे क्या है, सेंट्रल की डबल है, बाकी सबकी सेम है. यानी कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कैलकुलेट करनी तो क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ बीटा. मतलब ये बनेगा 2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए. ठीक है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम विल बी 2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए. कळालं प्रथमेश, नहीं कळालं तुला अजून. 2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए, ये क्या हो गई, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम. अब इसमें क्या है देखो कंडीशन, सपोज nth नंबर की मैक्सिमा nth नंबर की मिनिमा हमें फाइंड करनी है. ये सेंट्रल मैक्सिमम है एट पॉइंट P एंड इससे कुछ डिस्टेंस पे हम कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं Q, और ये Q का डिस्टेंस है सपोज x. तो यहाँ पे अगर ये दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे तो इनके बिटवीन का एंगल आ रहा है थीटा. तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, x अपॉन कैपिटल D. x मतलब कौन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहाँ पे हमें नेचर फाइंड करना है, मिनिमा है या मैक्सिमा है, कहाँ से, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम. अगेन x इक्वल्स टू क्या होता है, n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन a. किसके लिए, मिनिमा के लिए, का मैक्सिमा के लिए, मिनिमा के लिए. मतलब ये थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, n लैम्बडा अपॉन a. मतलब ये बनेगी एंगुलर फ्रिंज विड्थ फॉर nth मिनिमा, n लैम्बडा अपॉन a. ठीक है, बाकी पूरा पार्ट सिमिलर है. डिफरेंस क्या है, बस d रिप्लेस्ड बाय a है. एंड जो मैक्सिमा की कंडीशन है वो मिनिमा की है, जो मिनिमा की कंडीशन है वो मैक्सिमा की है इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न. एंड ये रिलेशन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, वेवलेंथ के साथ. इसलिए रेड के लिए क्या होगा, विड्थ ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ ब्लू, वायलेट, ग्रीन, दूसरा कोई भी कलर. ठीक है, इन स्टार मार्क करके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट.
इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम डिक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा और मैक्सिमम डिक्रीजेस एज वी गो अवे फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम. सेंट्रल मैक्सिमम समझ ना. जैसे जैसे सेंट्रल मैक्सिमम से आगे जाएंगे, मतलब ये सेंट्रल मैक्सिमम है, तो इसके बाद में जो भी मैक्सिमा आएगी, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये सेकंड मैक्सिमा है, इसके बाद में ये थर्ड मैक्सिमा आएगी, ये फोर्थ मैक्सिमा आएगी. मतलब जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है. ठीक है. काइंडली लर्न अब इंटेंसिटी डिक्रीजेस एज वी गो अवे फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा. तो नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा, यंत मैक्सिमा इज गिवन बाय इंटेंसिटी ऑफ यंत मैक्सिमा इज गिवन बाय I equals to 2 upon 2n plus 1 into pi square into I naught. समझ में आ रहा है. मतलब हमें बोलेंगे कि सपोज जो फर्स्ट मैक्सिमम है सेंट्रल के बाद में, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी. सेंट्रल के बाद में काउंटिंग होगी, सेंट्रल मतलब जीरो. सेंट्रल के बाद में जो फर्स्ट मैक्सिमा आएगी, इसको हम सेकेंडरी मैक्सिमा बोलेंगे, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी कैलकुलेट करनी है. तो क्या करना पड़ेगा, ये n जो है, n की जगह पे पुट करना पड़ेगा 1. तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1, तो क्या बना 2/3 पाई का होल स्क्वायर. मतलब कितनी बनेगी इंटेंसिटी 4/9 पाई स्क्वायर इंटू आई नॉट, वेयर आई नॉट का मतलब क्या है, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम. ठीक है. तो फर्स्ट मिनिमम के लिए कितना आएगा कैलकुलेशन करके अप्रोक्सीमेटली पाई स्क्वेअर 10 इंटू 9 90, 90/4 22.5 म्हणजे किती येतं हे आई नॉट बाय अराउंड 22. मतलब देखो सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, तो उसके बाद में जो मैक्सिमा आएगा उसकी इंटेंसिटी कितनी बनेगी डायरेक्ट आई नॉट बाय 22. ठीक है. अगर उसके बाद में सेकंड मैक्सिमा चाहिए तो उसके लिए इंटेंसिटी कितनी बनेगी 4/25 पाई स्क्वेअर टाइम्स ऑफ आई नॉट. मतलब अराउंड आई नॉट बाय 60 पॉइंट समथिंग येते ना 62.5. मतलब आई नॉट अपॉन 62, नॉट एग्जैक्ट बट अराउंड. ठीक है. अगर थर्ड मैक्सिमा की इंटेंसिटी बोलेंगे तो 4/49 पाई स्क्वेयर. मतलब वेरी गुड, आई नॉट अपॉन 122.5 मतलब 123 या फिर 122. इस तरह से कोई भी nth नंबर की मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट डिफ्रैक्शन. बस डिफ्रैक्शन में इतना ही है, ख़त्म. इसमें कोई 4 YDSC, फ्रेस्नल, उसके बाद थिन फिल्म, कोई केसेस नहीं है. सिंपल कंडीशन, डिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट बेंड होगी, इंटरफेरेंस की तरह पैटर्न ऑब्जर्व होगा. बस यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ डबल होगी, बाकी सबकी सिमिलर होगी. इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होगी. मिनिमा के लिए कंडीशन a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा या फिर sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा अपॉन a. मैक्सिमा के लिए 2n + 1 इंटू लैम्बडा अपॉन 2a. ठीक है. एंड उसके बाद में विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कितनी होगी, जो बीटा होता है उसके डबल, मतलब 2 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a. बस कभी कभी क्या होता है, एक केस में आपको ऐसे बोला जाता है, जो फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन पैटर्न था उसमें फर्स्ट लेंस थी एंड ये सेकंड लेंस थी. तो कभी कभी ये सेकंड लेंस को एपर्चर के साथ एग्जैक्ट कोइंसाइड किया जाता है, मतलब एकदम क्लोज प्लेस किया जाता है. तो उस केस में क्या होता है कि ये जो लाइट रे बेंड होके यहाँ पे फोकस होने वाले हैं, तो फोकस होने के लिए स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है ये एग्जैक्टली इक्वल टू फोकल लेंथ बनता है. यानी कि जो फॉर्मूले हमने अब तक यूज़ किए उसमें d रिप्लेस्ड होगा बाय
एफ, मतलब क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन देने की बजाय लेंस की फोकल लेंथ दी है तो हमें वहां पे क्या करना है, फोकल लेंथ को डायरेक्ट पुट करना है, ठीक है। सो रिपीट करो फॉर्मूले सब, रिप्लेस डी विथ एफ। नाही आता लक्षात राहतं आपल्या, पण नंतर घोळ होतो, त्यामुळे लिहून टाका परत। वेन क्या लिखेंगे स्पेशल केस, वेन second lens is placed very close to the aperture, then D becomes equal to F. Then D becomes equal to F. Capital D वर का, capital D becomes equals to F. F is the focal length, ठीक है। तो ये हो गया डिफ्रैक्शन, बस इतनी केसेस है डिफ्रैक्शन में। डिफ्रैक्शन के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज पोलराइजेशन। राइट डाउन पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन मतलब उसको समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि अनपोलराइज लाइट मतलब क्या होता है। हेडिंग लिखो पोलराइजेशन, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो अनपोलराइज्ड लाइट, UPL, अनपोलराइज्ड लाइट। अब देखो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर था उसमें ऑब्जर्व किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम में से प्रोपागेट होने के लिए मीडियम के ऊपर कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं होती, मतलब मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। क्यों ऐसे? काय बोलूं कळालं की मी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपागेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। क्यों ऐसे? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, एंड ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी लाइट होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर्स होते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वाइब्रेट करेगी, ट्रांसवर्स नेचर है मतलब वाइब्रेशंस होंगे, तो जिस प्लेन में वाइब्रेशन परफॉर्म हो रहा है उसको हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स होते हैं ये इन ऑल पॉसिबल प्लेन प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो भी लाइट से सोर्स इमिट होती है जनरली, तो वहाँ पे इस लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स ऑल पॉसिबल प्लेन में वाइब्रेट करते हैं। तो आपल्याला 2-4 दाखवता येतं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये डॉट शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में भी वाइब्रेट हो रही है, ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में भी वाइब्रेट कर रही है। इस तरह से ऑल पॉसिबल प्लेन में लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स क्या करते हैं, वाइब्रेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल केस होती है लाइट की, एंड इस तरह के नेचर की जो लाइट है उसको हम UPL बोलते हैं, अनपोलराइज लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो अनपोलराइज लाइट मतलब क्या हो गया, राइट डाउन द लाइट इन विच electric field vectors, light in which electric field vectors performs vibration, electric field vectors performs vibrations in all possible planes, ठीक है। तो इस तरह की लाइट अगर हमारे आईज में एंटर करती है तो क्या होता है, देखो रेटिना के ऊपर जब ये इमेज फॉर्म होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के डिफरेंट प्लेन होने की वजह से जो इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्म होने वाली है उसके भी प्लेन चेंज होते हैं, एंड जब ये सारा डेटा ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास जाता है तो ब्रेन को ये सारे इमेजेस को एनालाइज करने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है ना? जितना लाइट का व्हायब्रेशन्स के प्लेन बढ़ेंगे उतना क्या होगा, आपल्याला म्हणजे कधी कधी त्रास होतो ना उन्हाळ्यामध्ये, जास्त लाईट असेल तर आपल्याला दिसत नाही किंवा बघायला लागलो आपण तरी काय होतं, डोळ्यांना त्रास होतो। तो वो सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हमारे रेटिना के ऊपर जाने के बाद प्रॉपर इमेज नहीं फॉर्म कर रहे, ठीक है। किंवा आपल्याला लाईट पण असते, समोर ऑब्जेक्ट पण असतो, पण तो ऑब्जेक्ट आपल्याला क्लिअर दिसत नाही,
व्हेरी गुड. ठीक आहे, मग आपल्याला काय करावं लागतं, थोडं सावलीत जाऊन त्याला बघावं लागतं. ठीक है ना. तो ये सब क्यों होता है कि वहाँ पे लाइट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स है ये डिफरेंट प्लेन में वाइब्रेशंस परफॉर्म करते हैं एंड इसी तरह की लाइट होती है नॉर्मली. ठीक है, उसमें क्या होता है, लाइट की एनर्जी बढ़ गई मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स के वाइब्रेशंस भी बढ़ेंगे, मतलब वाइब्रेशंस के प्लेन भी बढ़ेंगे. इसलिए क्या होता है, नॉर्मली जो यूवी लाइट होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ विजिबल लाइट. ठीक है, तो ये होता है अनपोलराइज्ड लाइट. तो जो फेनोमिनन हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे वो अनपोलराइज्ड लाइट से रिलेटेड ही है. क्लियर हो गया. फिर यूपीएल मतलब क्या होता है. अब होता क्या है, देखो कि इस तरह की लाइट अगर हमारे आईज में एंटर करेगी तो नहीं चलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इस लाइट के पाथ में एक ग्लास के मटेरियल का इस तरह का एक क्रिस्टल प्लेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलराइजर या फिर पोलरॉइड. क्या बोलते हैं हम उसको, पोलराइजर या फिर पोलरॉइड. मतलब इसका काम क्या होगा, लाइट का पोलराइजेशन करना. ठीक है, पोलराइजेशन क्या है हम बाद में देखेंगे. ये हमने पाथ में रख दिया, इसको हमने क्या बोला, पोलरॉइड और पोलराइजर. पोलरॉइड और पोलराइजर. ठीक है, ये निकोल प्रिझम या फिर टर्मॅलिन क्रिस्टल इस तरह के होते थे. आता आपण त्याला स्टँडर्ड मटेरियल बनवतो, बट इन जनरल क्या होता है, ये निकोल प्रिझम या फिर टर्मॅलिन क्रिस्टल. क्या होता है, निकोल प्रिज्म और टर्मॅलिन क्रिस्टल, पोलरॉइड का मटेरियल. ठीक है, अब ये पोलरॉइड में क्या होता है, ये ग्लास के क्रिस्टल में इस तरह की एक एक्सियल ओपनिंग होती है जो एक्सियल ओपनिंग लाइट के वाइब्रेशंस को पास होने के लिए अलाउ करेगी. यानी कि जब ये लाइट यहां तक आएगी तो इस लाइट में जो ये एक्सियल ओपनिंग दिख रही है, इस ओपनिंग में वाइब्रेशन परफॉर्म करने वाले जो वेक्टर्स है वही पास होंगे. लेकिन इस प्लेन को छोड़ के बाकी सारे प्लेन में जो भी वाइब्रेशंस थे उनको परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे स्पेस ही नहीं है. इसका मतलब वो वाइब्रेशंस आगे पास ही नहीं होंगे. इसका मतलब पोलराइजर के बाद में जो लाइट हमें दिख रही है इसमें लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स का एक ही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन प्रेजेंट है. तो इस टाइप के लाइट को हम बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. नॉर्मल एग्जाम्पल है, हमने क्या किया है, एक यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, उसमें एक स्ट्रिंग को फिक्स किया है, उसके पाथ में इस तरह से वुडन स्लिट को प्लेस किया है. ये फर्स्ट स्लिट, ये सेकंड स्लिट. कळतं का, स्लिट म्हणजे काय, दरवाजा आहे, सेंटरला कट केला, त्याच्यामध्ये एक रोप ओढला आपण, भिंतीला फिक्स केला आणि दूसरा इकडे हातामध्ये. ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं. तो वाइब्रेशंस वॉल तक पास होंगे क्या, मतलब यहाँ पे हमने लाइट को वाइब्रेट किया तो ये वाइब्रेशन इस तरह से पास होके ये इंसिडेंट हो जाएंगे. समझ में आ रहा है. लेकिन अगर इन दोनों स्लिट में से एक स्लिट को हमने अभी ऐसे हॉरिजॉन्टली रोटेट किया, हॉरिजॉन्टल प्लेस किया, तो फर्स्ट स्लिट में से तो वाइब्रेशन पास होंगे, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेट होने के लिए स्कोप ही नहीं है. मतलब ये रोप एज इट इज स्ट्रेट लाइन में जैसी थी वैसे ही रहेगी. इसका मतलब हमने क्या किया, वाइब्रेशंस के प्लेन को रेस्ट्रिक्ट किया. हमने क्या किया, वाइब्रेशन के प्लेन का मतलब उसका क्या किया, पोलराइजेशन किया. समझ में आ रहा है. तो पोलराइज करना मतलब क्या करना, अड़वना, रेस्ट्रिक्ट करना. किसको, प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस. अगर लाइट की केस है तो कौन से प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. समझ में आ रहा है. ठीक है, तो इस तरह का मेकॅनिझम होता है. फक्त हे नॉर्मल रोप आणि वुडन स्लिट असतात. ही लाइट है एंड ये निकोल प्रिज्म या फिर टर्मॅलिन क्रिस्टल है. ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट. क्या होता है प्लेन पोलराइज लाइट मतलब, बोलो, एकच लाइन जाती, असं नसतं. ठीक आहे, द लाइट इन विच व्हायब्रेशन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, द लाइट इन विच व्हायब्रेशन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, झोपाली का, द लाइट इन विच व्हायब्रेशन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर प्रेजेंट इन ओनली वन प्लेन. ओनली वन प्लेन, एक ही प्लेन में वाइब्रेशंस प्रेजेंट है. उस लाइट को हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. वेरी गुड, उसको बोलेंगे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ठीक है, मॅग्नेटिक फील्डचा इतका काही इफेक्ट होत नाही. मॅग्नेटिक फील्डच्या असले नसले त्यामुळं काही आपल्या व्हिजनच्या रिलेटेड पार्टमध्ये इफेक्टिव्ह नसते. ती मेन इम्पॅक्ट कोण करतं, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. प्लेन ऑफ वाइब्रेशन,
क्या होगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन? मतलब द प्लेन इन विच vibrations of electric field vectors are present. The plane in which vibrations of electric field vectors are present. The plane in which vibrations of electric field vectors are present. इसको बोला जाएगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. जिस तरह कहे इस प्लेन में वाइब्रेशन प्रेजेंट है इसलिए ये बनेगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. उसके बाद में लिखो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. अब प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मतलब क्या होगा? वेरी गुड, ज्यांचे अडवले ते. ठीक है, तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बनेगा तब प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. The plane perpendicular to the plane of vibration in which there are no vibrations of electric field vectors. In which there are no vibrations of electric field vectors is known as plane of polarization. मतलब जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को परपेंडिकुलर है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के वाइब्रेशन प्रेजेंट ही नहीं है, जिनको हमने पोलराइज किया है, रेस्ट्रिक्ट किया है, ये इसको परपेंडिकुलर, ये बन गया प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. ठीक है, चलो डायग्राम ड्रॉ करो. ये बनेगी यूपीएल, ये बनेगा पोलरॉइड, ये बनेगी पीपीएल. प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. हो गया? कळालं नाही? वर्डिंग तर कळालं ना. अनपोलराइज लाईट म्हणजे सगळीकडे व्हायब्रेशन प्रेजेंट आहे. प्लेन पोलराइज म्हणजे एकाच प्लेनमध्ये. पोलरॉइड म्हणजे जो लाइट का पोलराइजेशन करेगा, मतलब वाइब्रेशंस को रेस्ट्रिक्ट करेगा. कहाँ पे? इनटू ओनली वन प्लेन. और ये पोलराइड जनरली किसका बना होता है? निकोल प्रिज्म या फिर टर्मेलिन क्रिस्टल. निकोल प्रिझम या फिर टर्मॅलिन क्रिस्टल. आता हे वर्ड केमिस्ट्रीमध्ये आय थिंक माहीत असेल तुम्हाला. आयोडोसल्फेट, आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनिन. क्विनिन वगैरे नाही माहिती? क्विनिन राहू द्या. सूरज नसेल ठीक आहे, इट्स ओके. इथं आहे ना, हे बघून घ्या. चलो हो गया? नाही? डायग्राम ड्रॉ करायला एवढा वेळ? जेवण कमी करायचं लेक्चरच्या अगोदर, कळालं ना? नाहीतर AC चालू, जेवण पोटभर, ती विंडो बंद कर बेटा. मग असं होतं. नेक्स्ट पोलरॉइड. पोलरॉइड हे कळालं ना? बस हे एवढंच इम्पॉर्टंट याच्यामध्ये. बाकीचे नंतर फॉर्म्युले एक एक दोन दोन स्टेपमध्ये पण याच्यामध्ये कन्फ्यूज नहीं व्हायचं फक्त. ठीक है. पोलरॉइड. पोलरॉइड मतलब क्या होता है? कळालं ना? पोलरॉइड मतलब ये क्रिस्टल होगा जिसमें से पोलराइजेशन होगा. अब इसमें क्या होता है लिहू नका, मी सांगतो फक्त ऐका. पोलरॉइड मतलब क्या होता है? एक लार्ज शीट होती है, कोई भी एक सिंथेटिक जैसे ग्लास के मटेरियल की, और उसके ऊपर क्या होता है? ऐसे लार्ज शीट है सिंथेटिक मटेरियल की. इसके ऊपर जो है ये जो क्रिस्टल होते हैं, कौन से क्रिस्टल? जो पोलराइजेशन करने वाले हैं, इनको इस तरह से फिक्स किया जाता है. एंड फिक्स करने के बाद सबका एक्सियल ओपनिंग जो है एक दूसरे को पैरेलल रहेगा, इस तरह की अरेंजमेंट की जाती है. ठीक है. तो पोलराइड मतलब क्या होता है? लार्ज शीट ऑफ सिंथेटिक मटेरियल पैक्ड विथ क्रिस्टल. कौन से क्रिस्टल? टर्मेलिन क्रिस्टल, जिनका काम क्या होगा? पोलराइजेशन करना. क्या करना? पोलराइजेशन करना. ठीक है. तो यहाँ पे इस तरह का पोलरॉइड बनाया जाता है. ये जनरली था, लेकिन सबसे पहले एक साइंटिस्ट आता है WH हेरापैथ. इसने ये निकोल प्रिज्म
एंड टर्मेलिन क्रिस्टल के पोलराइजर को छोड़ के एक न्यू टाइप ऑफ मटेरियल का यूज़ करके पोलराइजर बनाया था जिसका लाइट को पोलराइज करने का परसेंटेज बहुत ज़्यादा, ठीक, बहुत ज़्यादा था। और वो मटेरियल यूज़ किया था उसने आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनिन। राइट डाउन। हेरापैथ, WH हेरापैथ सायंटिस्टचं नाव आहे, हॅव डिझाईन अ पोलरॉइड। इसने एक पोलरॉइड डिजाइन किया था मेडअप ऑफ, किससे बनाया था? आयोडो सल्फेट ऑफ क्विनीन। क्विनीन, आयोडो सल्फेट ऑफ क्विनीन, इसका यूज करके उसने क्या किया? पोलरॉइड बनाया। अब उसने बनाया इसलिए उसने क्या किया? खुद का नाम दे दिया, नोन एज हेरापैथेट। हेरापैथ ने बनाया था हेरापैथेट। हेरापैथेट मतलब कौन? पोलराइजर। जो किसने बनाया था? हेरापैथ ने, ठीक है। किसका यूज करके बनाया था? आयोडो सल्फेट ऑफ क्विनिन से। कौन? हेरापैथेट। कड़ा लो, मतलब यही सिचुएशन, सब कुछ सेम ही था, बस उसने मटेरियल अलग से डिजाइन किया। नॉर्मली क्या होता है, लार्ज शीट ऑफ सिंथेटिक मटेरियल होती है पैक्ड विथ टाइनी क्रिस्टल्स। पहले थे टर्मेलिन के, बाद में भी उसने क्या किया? आयोडो सल्फेट ऑफ क्विनिन यूज किया। एंड इस जो टाइनी क्रिस्टल्स हमने यहाँ पे प्लेस किए, पैक किए, इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोला जाता है डाइक्रोइज्म। क्या बोला जाता है? डाइक्रोइज्म। अब ये डाइक्रोइज्म मतलब क्या होता है? या डाइक्रोइज्म क्या है? डाइक्रोइज्म मतलब टेंडेंसी by virtue of which Polaroid allows extraordinary light to pass through it. Extraordinary light to pass through it. एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट को पास होने के लिए अलाउ करेगा, मतलब ऑर्डिनरी लाइट को क्या करेगा? रेस्ट्रिक्ट करेगा। अब ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या डिफरेंस है उसमें? कई डिफरेंस नहीं है। जो लाइट का वाइब्रेशन ये एक्सियल ओपनिंग के पैरेलल प्लेन में परफॉर्म हो रहा है वो बन गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। समझ में आ रहा है? उसको पास करेगा, बाकी को रोक देगा, वो बनेगा डाइक्रोइज्म। क्लियर? तो हेरापैथेट किसने बनाया? क्या यूज करके बनाया? आयोडो सल्फेट ऑफ क्विनिन, ठीक है। तो उसके बाद में सेम एडजस्टमेंट थी जो हेरापैथ ने हेरापैथेट बनाया था। अगेन लाइट का सोर्स लाइट इमिट करेगा, लाइट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन से ऑल पॉसिबल प्लेन में प्रेजेंट रहेंगे। सेम लाइट जब इस क्रिस्टल में से पास होगी, अब ये क्रिस्टल को हम निकोल प्रिज्म टर्मेलिन क्रिस्टल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हेरापैथेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेरापैथेट। तो इस क्रिस्टल में से पास होने के बाद लाइट का एक ही प्लेन प्रेजेंट रहेगा, मतलब लाइट कौन सी बनेगी? प्लेन पोलराइज लाइट बनेगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन ये होने लगा कि बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर थर्मल स्ट्रेस चेंज होने लगा। एंड ये थर्मल स्ट्रेस चेंज होने से जो एक्सियल ओपनिंग थी उसकी पोजीशन चेंज होने लगी। उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से क्या होगा? कभी कभी लाइट एक प्लेन को छोड़ के दो दो प्लेन में वाइब्रेशन परफॉर्म करेगी। मतलब थोड़ी देर के लिए प्लेन ऐसे था तो इस प्लेन में वाइब्रेट करने वाली लाइट पास हो गई। टेम्परेचर की चेंज होने की वजह से ये प्लेन चेंज हो गया, लाइट का वाइब्रेशन का प्लेन भी चेंज हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट आता है दूरवरून लैम। और ये लैम क्या करता है? ये हेरापैथ क्रिस्टल को थोड़ा लाम करता है। लाम करता है मतलब इसने क्या बोला कि एक क्रिस्टल को प्लेस नहीं करेंगे, एक के बाद दो, नहीं एक के बाद एक, ऐसे टोटल दो क्रिस्टल को प्लेस करेंगे। इससे क्या होगा? अगर यहाँ से आने वाले लाइट में एक प्लेन से ज़्यादा दूसरे प्लेन में वाइब्रेट करने वाली लाइट अगर थर्मल स्ट्रेस की वजह से आ भी गई तो ये सेकंड क्रिस्टल क्या करेगा? उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा। एंड सेकंड क्रिस्टल के बाद में जो लाइट मिलेगी ये कंफर्म 100% कौन सी लाइट रहेगी? प्लेन पोलराइज लाइट रहेगी। फिर इसने क्या बोला? हेरापैथेट वगैरे बरं नाही वाटत, डायरेक्ट पोलरायझरच म्हणा, पोलरॉइडच म्हणा, ठीक आहे। एंड
अलार्म म्हणजे झोपेस टाइम एक का. तो इसको बोला गया एज पोलराइजर एंड इसको बोला गया एनालाइजर. ठीक है, एक पोलराइजर दूसरा एनालाइजर. वेरी गुड. एक पोलराइजर दूसरा. तो इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे आने वाले लाइट की इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो जो लाइट पोलराइजर के बाद में आती है उसकी इंटेंसिटी कंपलसरी हाफ होती है. मतलब कितनी बनती है, आई नॉट बाई 2 बनती है. वेरी गुड. एंड एनालाइजर के बाद में जो इंटेंसिटी मिलती है ये रहती है आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. ये मिलेगी फाइनल इंटेंसिटी. वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट. वेरी गुड. एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर. समझ में आ रहा है. अगर ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे तो थीटा विल बिकम cos 0 1 इंटू आई बाई 2, मतलब 1 स्क्वायर 1 इंटू आई नॉट बाई 2. मतलब इंटेंसिटी रिमेन्स अनचेंज. अगर पैरेलल है तो परपेंडिकुलर कर दिए तो थीटा विल बिकम 90. म्हणजे इंटेंसिटी काय लाईट पासच नाही होणार. कळालं. ठीक आहे. तो दिस इज ऑल अबाउट पोलरायझर. काय काय नाही, दोघांवर सारखा इफेक्ट पडेल ना. मग नाही, ते नाही मूव्ह करणार. एच सारखं नाही मूव्ह करणार. केलं तरी आपण त्याला कवर करून घेऊ पुढे. ठीक है. देखो पोलराइजर के बाद में आई नॉट बाई 2, एनालाइजर के बाद में आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा. लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, हमें ये आई नॉट बाई 2 की जगह पे I1 क्वेश्चन में देते ऑलरेडी. आणि आपल्या डोक्यात काय असतं, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा. लेकिन अगर हमें इंटेंसिटी पोलराइजर के बाद में गिवन है तो हम ये इंटेंसिटी आई कैलकुलेट करने के लिए सीधा I1 कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे. एंड अगर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी देंगे तो आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है. ये लैम ने अरेंजमेंट करने के बाद मालू ने ये इक्वेशन बोला था. ठीक है, मालूज. उसके बाद में सेम फिनोमिनन हमें पढ़ना है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. राइट डाउन. पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. मालूज एक साइंटिस्ट होता जिसने ये इक्वेशन बोला था और उसके बाद उसने ऑब्जर्व किया कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ट्रांसपेरेंट सरफेस, लाइट अगर ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो क्या होता है लाइट का. लाइट अगर इस तरह से ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो गई तो लाइट का पार्शियली रिफ्रैक्शन होता है एंड पार्शियली रिफ्लेक्शन होता है. क्या होता है, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ट्रांसपेरेंट सरफेस पार्शियली इट इज गेट रिफ्रैक्टेड इनटू द मीडियम एंड पार्शियली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू सेम मीडियम. तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई रहेगा तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई रहेगा. ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बनेगा. क्लियर है. तो ये मालू ने ऑब्जर्व किया था कि कभी कभी अगर लाइट इस तरह से ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो गई तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट होती है. बट कभी कभी, बट ये कभी कभी नेमकं कभी असतं. इसको फाइंड किया था बाय ब्रूस्टर. किसने फाइंड किया था, तो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, ब्रूस्टर्स लॉ. काय हे रिफ्लेक्शन हे सांगितलं ना मी, हे लिहायचं आहे तुम्हाला. त्यामध्ये हेडिंग लिहिली ना, पोलरायझेशन बाय रिफ्लेक्शन. त्यासाठी काय एक्सप्लेन करायला, ब्रूस्टर्स लॉ. राइट डाउन ब्रूस्टर्स लॉ. अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ, tangent of polarizing angle is equal to mu, मतलब refractive index of the transparent medium. Tangent of polarizing angle is equal to refractive index of transparent medium. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ट्रान्सपरंट मीडियम. आठवत एक फॉर्म्युला, म्यू इक्वल्स टू टॅन ऑफ आय पी.
तो इथला होता म्यू इक्वल्स टू tan ऑफ आई पी. इसको बोला जाता है ब्रूस्टर्स लॉ. क्या ये? ब्रूस्टर्स लॉ. अब ब्रूस्टर ने क्या बोला था उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट लिखो. अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर, अकॉर्डिंग टू सर ब्रूस्टर, बिचारीने 40-45 वर्ष एकाच एक्सपेरिमेंटवर मेहनत घेतली. ठीक आहे. अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर, व्हेन light incident on transparent surface, when light incident on transparent surface, it get partially refracted and partially reflected. नोटबुक संपला काय? हां काय? आता डाऊट लागली की पहिले हे विचारणार तुला, मॅडम नोट्स कुठे आहे? वन ॲडिशनल पॉईंट. पार्शली रिफ्रॅक्टेड अँड पार्शली रिफ्लेक्टेड. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन रिफ्लेक्टेड अँड रिफ्रॅक्टेड लाइट रेज, व्हेन reflected and refracted light rays are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, then the reflected light is plane polarized light. समझ में आ रहा है ना क्या कंडीशन थी इसके लिए? कि ये रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, ये लाइट रे दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर चाहिए. ये अगर परपेंडिकुलर हो गए तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो क्या बनेगी? प्लेन पोलराइज लाइट बनेगी. रिफ्रैक्टेड लाइट भी प्लेन पोलराइज लाइट होती है, लेकिन वो मीडियम में चली गई, हम उसको यूज नहीं कर सकते, इसलिए नॉर्मली हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट को कंसिडर करते हैं. ठीक है. अब कंडीशन क्या होगी? देखो, हमें मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज गिवन बाय म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. आठवते सगळ्यांना? अब यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये नॉर्मल है, नॉर्मल का टोटल एंगल कितना होता है? 180. बट 180 में से इधर का एंगल चला गया आई, इधर का एंगल चला गया 90, तो ये बचा हुआ कौन है? यानी हम 180 को क्या लिख सकते हैं? आई प्लस 90 प्लस आर, यानी कि आर इक्वल्स टू क्या बनेगा? 90 माइनस आई. 90 मतलब कौन होता है? पाई बाई 2, यानी कि साइन ऑफ आर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 90 माइनस आई, यानी कि सिमिलर है साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा. एंड साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब क्या होता है? कॉस थीटा. मतलब ये क्या बनेगा? कॉस आर बनेगा. यानी कि हम साइन आर को अगर कॉस आर से रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन बन रहा है साइन आई, आर नहीं, ये आई होगा. आई है ना यहाँ पे थीटा मतलब. ठीक है. तो ये आई बनेगा, तो साइन आई अपॉन कॉस आई, जिसको हम क्या बोलते हैं? यही ब्रूस्टर्स लॉ होता है. ठीक है. बस इस आई को हम बोलेंगे आईपी. आईपी स्टैंड्स फॉर पोलराइजिंग एंगल. मतलब इस एंगल के ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट हो गई तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या बनेगी? या फिर इस एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो गई तो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री. गॉगल्स असतात बघा, पोलराइज्ड गॉगल. क्या होता है पोलराइज्ड गॉगल में? यही होता है. कळालं ना? त्याच्या ग्लासमध्ये काय असतात? पोलरॉइड्स असतात, जेणेकरून काय होतं? येणाऱ्या लाईटमध्ये व्हायब्रेशन्स एकाच प्लेनमध्ये व्हायब्रेट करतात. ठीक आहे. तर त्यामुळे नॉर्मली आपल्याला जसं दिसत नाही, पोलराइज्ड गॉगलने जर बघितलं तर थोडंसं व्हिजनची क्लिअरिटी काय होते? कमी झाली असती तर कशाला लावली असते आपण ते? व्हिजनची क्लिअरिटी काय होते? इम्प्रूव्ह होते. कळालं? यूवी प्रोटेक्टेड एंड पोलराइज्ड गॉगल्स होते. यूवी प्रोटेक्टेड नॉर्मल असतात, बट पोलराइज्ड अगर है तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है. ठीक है. ठीक है. तो ये हो गया डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट. डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट.
डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट. क्या होता है डॉपलर्स इफेक्ट? साऊंड मध्ये होता पण आता लाईट मध्ये ना. क्या होता काय डॉपलर्स इफेक्ट? मोशन ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर. इसकी वजह से क्या होता है? क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होती है? चेंज होती है. तो एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू मोशन ऑफ वेव किसने एक्सप्लेन किया था? डॉपलर ने. ठीक है, सो उसमें लिखो डॉपलर्स इफेक्ट इज सिमेट्रिक in case of light but asymmetric in case of sound. असं का लिहिलं बघा. सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों ने अगर मोशन परफॉर्म की तभी चेंज ऑकर होगा, मतलब वहाँ पे सिमेट्री मेंटेन होती है. लेकिन साउंड में क्या था? ऑब्जर्वर रेस में मोशन में सोर्स था तभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज होती थी. मतलब क्या होता है? असिमेट्रिक होता है साउंड में. लेकिन लाइट में क्या होगी कंडीशन? सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों को मोशन परफॉर्म करनी पड़ेगी कंपलसरी, तभी क्या होगा? एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑकर होगा. ठीक है, तो क्या लिखा फिर? छोड़ दो. ठीक है, देन एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी न्यू डैश इक्वल्स टू बनेगा न्यू नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस वी आर बाय सी. इसके वेरियस फॉर्म होते हैं बट ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है. वी आर का मतलब वेरी गुड, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर. सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट. न्यू डैश एंड सी, हाँ फोर्स नहीं, न्यू डैश न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फिर इमिट की गई फ्रीक्वेंसी. एंड अगर हमें सेम रिलेशन से अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो उसके लिए रिलेशन होता है डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू वी आर अपॉन सी. डेल्टा लैम्डा मतलब एपरेंट चेंज इन वेवलेंथ, लैम्डा मतलब एक्चुअल वेवलेंथ जो इमिट हो रही थी, वी आर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड साउंड, सी का मतलब वेलोसिटी नहीं, स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, एंड इसी के एप्लीकेशन आते हैं जिसमें क्या होता है, कभी कभी कोई स्टार से हमें रेड अपेयर होते हैं, कभी कभी स्टार से वो ब्लू अपेयर होते हैं. ठीक है, तो उसको हम रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट बोलते हैं. ठीक है, क्या होता है कि अगर कोई स्टार हमसे अवे जा रहा है, समझ में आ रहा है? अवे जा रहा है मतलब क्या हो रहा है? दूर जा रहा है. तो उसमें क्या होता है? दूर जाता है मतलब ये 1 प्लस माइनस होता है, सॉरी हाँ, ये 1 प्लस माइनस वी आर बाय सी. तो अगर कोई स्टार हमसे अवे जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डिक्रीज होती है. क्या होती है? फ्रीक्वेंसी. एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई मतलब वेवलेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी. वेवलेंथ इंक्रीज हो गई मतलब क्या होगा? जो विजिबल स्पेक्ट्रम था वो रेड के टुवर्ड शिफ्ट होगा. मतलब ते मध्ये मध्ये न्यूज येतात ना, कोणतरी स्टार येतोय, अर्थच्या जवळ आला, अर्थच्या जवळून गेला, नहीं कॉमेडी में चिल्लर छोड़ून दे. ठीक है, स्टार्स बदल बोलते हैं अपन. तो ये कहाँ से प्रेडिक्ट करते हैं? उनके कलर से. अगर वो रेड अपेयर हो रहा है मतलब वो दूर जा रहा है. ठीक है, एंड उसके बाद में अगर सेम कोई स्टार अगर हमारे टुवर्ड्स आ रहा है तो डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा. डिस्टेंस कम होगा मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इसका मतलब विजिबल पैटर्न जो है वो शिफ्ट होगा कहाँ पे? ब्लू के टुवर्ड्स. तो वो प्लॅनेट सॉरी वो स्टार क्या होगा? ब्लू अपेयर होगा. ठीक आहे, तर ब्ल्यू दिसला की घोळ होणार आहे. ठीक आहे, का आपल्याकडे येणार आहे, टक्कर होऊ शकते. ठीक है, रेड दिख गया मतलब वो अवे जा रहा है. ठीक है, तो ये रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट बहुत सारे एप्लीकेशन है. जैसे सन रोटेट होता है, माहिती तुम्हाला? सन बघितलाय कधी? सन बघितलाय का? बघितला म्हणजे असा डोळ्यात डोळे घालून बघितलाय का सन? सकाळी सकाळी बघता येतं. सनराईजचे पहिले जे काही 7-8 मिनटं असतात तेव्हा तुम्ही बघू शकता. कळालं ना? त्याला जर व्यवस्थित कॉन्सन्ट्रेट करून बघितलं तर तुमच्या लक्षात येतं कि सन जो है एक डिस्क की तरह अपेयर होता है एंड वो डिस्क जो है विथ वेरी हाई स्पीड रोटेट होती है. तो वो रोटेशन की स्पीड भी हमने कैलकुलेट की है इसी को अप्लाई करके. तो सन के रोटेशन की स्पीड है अराउंड 2 किलोमीटर पर सेकंड. कितनी रोटेशन की स्पीड? 2 किलोमीटर पर सेकंड. वी लीनियर वेलोसिटी उसके सर्कुलर मोशन की. बघू नका, लक्षात ठेवा. ठीक है, तो ये हो गया डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट. ठीक है, अब लास्ट पार्ट बचा है, उसको कल डिस्कस करेंगे. क्या बचा है अब? स्वतः बोलती फिरतो अर्थ सारखा. वेरी गुड. रिझॉल्यूशन लिमिट नहीं, लिमिट ऑफ रिझॉल्यूशन.
अँड रिझॉल्विंग पॉवर. ठीक आहे, मायक्रोस्कोप अँड टेलिस्कोप की तो वो पार्ट जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे. तसं 10-15 मिनिटाचंच आहे बट या उद्या.